तो दोस्तों फाइनली मॉर्टल कॉम्बैट 2 हमें बहुत ज़्यादा सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एडवांस बुकिंग इस मूवी की चालू हो चुकी है। तो आज हम इसी बेहतरीन मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो और मॉर्टल कॉम्बैट के यदि फ़ैन हो तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो आगे मैं इसकी आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्टर, डिटेल अपडेट, पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मॉर्टल कॉम्बैट 2 एड बून और जॉन टोबायस द्वारा निर्मित वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित 2026 में बनी एक अमेरिकी मार्शल आर्ट्स फंतासी फिल्म है। ये मॉर्टल कॉम्बैट 2021 का सीक्वल और मॉर्टल कॉम्बैट फिल्म श्रृंखला की चौथी कड़ी है। साइमन मैकविड द्वारा निर्देशित और जेरेमी स्लेटर द्वारा लिखित इस फिल्म में जेसिका मैकनेमी, जॉश लॉसन, लुडी लिन, महकाद ब्रुक्स, लुई स्टैन, डेमन हैरिमन एक अलग भूमिका में, चिन हान, तादानोबू असानो, जो तस्लीम और हिरोयुकी सनाडा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि कार्ल अर्बन, एडेलिन रुडोल्फ और टाटी गैब्रियल भी इस श्रृंखला में शामिल हुए हैं। फिल्म में मार्शल आर्ट्स अभिनेता जॉनी केज को गरज के देवता राइडन और सोनिया ब्लेड द्वारा पृथ्वीलोक के योद्धाओं के साथ मिलकर आउटवर्ल्ड के योद्धाओं के खिलाफ एक टूर्नामेंट में भाग लेने और ईडन की राजकुमारी किताना की मदद से दुष्ट सम्राट शाओ कान को रोकने के लिए भर्ती किया जाता है। अप्रैल 2021 में मॉर्टल कॉम्बैट की रिलीज के बाद निर्माता टॉड गार्नर, लेखक ग्रेग रूसो और निर्देशक मैकवीड ने फ्रेंचाइजी के भविष्य के बारे में बातचीत शुरू की, जिसमें जॉनी केज और बी हान सब जीरो पर केंद्रित स्टैंड अलोन फिल्में और 2021 की फिल्म का सीक्वल शामिल था। 2022 तक न्यू लाइन सिनेमा ने सीक्वल को हरी झंडी दे दी, जिसमें स्लेटर ने पटकथा लिखी और मैकवीड ने निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली। फिल्म की शूटिंग जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई, जुलाई के मध्य में सैग एफ्ट्रा हड़ताल के कारण रोक दी गई, नवंबर के मध्य में फिर से शुरू हुई और जनवरी 2024 के अंत में समाप्त हुई। मॉर्टल कॉम्बैट 2 का प्रीमियर 27 अप्रैल 2026 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा इसे 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। तीसरी फिल्म पर काम चल रहा है। कथानक: एक फ्लैशबैक में सम्राट शाओ कान ने मॉर्टल कॉम्बैट में राजा जेरोड की हत्या कर दी और आउटवर्ल्ड के नाम पर एडेनिया पर कब्जा कर लिया। साथ ही रानी सिंडेल और किताना को क्रमशः अपनी पत्नी और बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। कई वर्षों बाद 10वें मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट के नजदीक आने पर शाओ कान के आदेश पर क्वान ची, कुंग लाओ और कानो को पुनर्जीवित करता है, लेकिन कानो के पहले से ही भ्रष्ट स्वभाव के कारण उसे भ्रष्ट और नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। पृथ्वीलोक में वापस आकर लॉर्ड राइडन और सोनिया ब्लेड असफल अभिनेता जॉनी केज को अपने 5वें चैंपियन के रूप में लियू कॉन्ग, जैक्स ब्रिक्स और कोल यंग के साथ लड़ने के लिए लाते हैं, लेकिन जॉनी भाग लेने से इनकार कर देता है। टूर्नामेंट शुरू होता है और पहले दौर में सोनिया का मुकाबला सिंडेल से और जॉनी का मुकाबला किताना से होता है। सोनिया सिंडेल को मार गिराती है, जबकि किताना जॉनी को हरा देती है, लेकिन शाओ कान के सीधे आदेशों के खिलाफ जाकर उसे छोड़ देती है। किताना खुलासा करती है कि वो टूर्नामेंट में राइडन की जासूस है, लेकिन उसका अंगरक्षक जेड शाओ कान के साथ विश्वासघात करने के लिए उसका सामना करता है। क्वान ची कानों से शिनोक का चुराया हुआ ताबीज वापस ले लेता है। वो और एक प्रेत कुंग लाओ फिर हमला करते हैं और ताबीज के लिए राइडन की अधिकांश शक्ति चुरा लेते हैं, जिसे वे शाओ कान से बांध देते हैं, जिससे वो अमर हो जाता है। दूसरा दौर शुरू होता है जहां लियू कॉन्ग और कुंग लाओ आमने सामने होते हैं। लियू कॉन्ग के तमाम प्रयासों के बावजूद वो कुंग लाओ को भेदने में असमर्थ रहता है और उसे मारने के लिए विवश हो जाता है। जैक्स जेड से लड़ता है और उसे हरा देता है, लेकिन किताना ने जॉनी के लिए जो किया था उसका बदला चुकाने के लिए उसे छोड़ देता है। कोल लड़ता है और शाओ कान को जानलेवा रूप से घायल करने में कामयाब होता है, लेकिन उसके घाव ठीक हो जाते हैं और वो कोल को मार देता है। ये समझते हुए कि ताबीज के रहते वे शाओ कान को हरा नहीं सकते, लियू कॉन्ग, जैक्स, सोनिया और जॉनी
ताकार्टन के घर जाते हैं। जॉनी उनके नेता बराका से लड़ता है और उसे हरा देता है, जिससे बराका उसका विश्वास जीत लेता है और उन्हें शाओ कान के महल के नीचे एक गुप्त प्रवेश द्वार तक ले जाता है। किटाना को जेड पकड़ लेती है और शाओ कान उसे सार्वजनिक चौक पर बांध देता है। पृथ्वीलोक के चारों चैंपियन ताबीज पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक्स को शाओ कान मार देता है, जबकि लियू कॉन्ग और सोनिया को टूर्नामेंट के अगले दौर के लिए ले जाया जाता है। कानो आउटवर्ल्ड के बजाय पृथ्वीलोक को पसंद करते हुए शाओ कान को धोखा देता है और जॉनी को बताता है कि पुनर्जीवित बी हान के पास ताबीज है और वो इस समय नेदर रेल्म में है। राइडन अपनी बची हुई थोड़ी सी शक्ति का उपयोग करके कानो और जॉनी को ताबीज को नष्ट करने के लिए नेदर रेल्म भेजता है। अंतिम दौर में शाओ कान ने लियू कॉन्ग को जानलेवा रूप से घायल कर दिया, जिससे लियू कॉन्ग को एहसास हुआ कि वो स्वयं चुना हुआ व्यक्ति नहीं है। लियू कॉन्ग आग में बदल गया और उसने घोषणा की कि वो गिरे हुए लोगों को बचाएगा। सोनिया ने किटाना को मुक्त कराया इससे पहले कि शाओ कान उसे बेहोश कर दे और आउटवर्ल्ड के लिए टूर्नामेंट जीत ले। किटाना ने पृथ्वी लोक के प्रति निष्ठा बदल ली, जिससे उन्हें एक और चैंपियन मिल गया और उसने शाओ कान से आमने सामने की लड़ाई लड़ी। जॉनी और कानो ने स्कॉर्पियन की आत्मा और सुधरी हुई जेड के साथ मिलकर बीहान से लड़ाई की और वे ताबीज को नष्ट करने में सफल रहे। अब नश्वर हो चुके शाओ कान को किटाना ने मार डाला, जिससे एडेनिया मुक्त हो गया और वो उसकी रानी बन गई। कुछ समय बाद जॉनी, सोनिया, राइडन, किटाना, जेड, कानो, बराका और बंदी बनाया गया क्वांची अन्य गिरे हुए चैंपियनों को वापस लाने की तैयारी करते हैं। ढालना: कार्ल अर्बन जॉनी केज के रूप में, एडेलिन रुडोल्फ किटाना के रूप में, सोफिया जू युवा किटाना के रूप में, जेसिका मैकनेमी सोनिया ब्लेड के रूप में, जॉश लॉसन कानो के रूप में, लियू कॉन्ग के रूप में, लुडी लिन महकैट ब्रूक्स जैक्स के रूप में, टाटी गैब्रियल जेड के रूप में, लुईस टैन कोल यंग के रूप में, डेमन हेरिमन क्वांची के रूप में, चिन हान शांग सुंग के रूप में, तादानोबू असानो लॉर्ड राइडन के रूप में, बी हान नोब साइबोर्ड के रूप में, जो तस्लीम हिरोयुकी सनाडा, हेंजो हसाशी स्कॉर्पियन के रूप में, मार्टिन फोर्ड शाओ कान के रूप में, डेस्मंड चियाम राजा जेरोड के रूप में, रानी सिंडेल के रूप में, एना थू गुयेन, मैक्स हुआंग कुंग लाओ के रूप में, सीजे ब्लूमफील्ड बराका के रूप में। मॉर्टल कॉम्बैट सीरीज के सह निर्माता एड बून ने फिल्म में एक बारटेंडर के रूप में कैमियो भूमिका निभाई है। उत्पादन विकास जेरेमी स्लेटर ने मॉर्टल कॉम्बैट 2 की पटकथा लिखी थी। अप्रैल 2021 में मॉर्टल कॉम्बैट की रिलीज के बाद अभिनेता जो तस्लीम ने खुलासा किया कि अगर वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स एक फ्रेंचाइजी बनाने का फैसला करती है तो उन्होंने 4 और मॉर्टल कॉम्बैट फिल्मों के लिए अनुबंध किया है। निर्देशक साइमन मैकक्विड ने कहा कि अगर कहानी अच्छी हो तो वे सीक्वल का निर्देशन करने के लिए तैयार हैं। फिल्म की रिलीज के बाद एक साक्षात्कार में मैकक्विड ने कहा कि जॉनी केज के किरदार को फिल्म में शामिल नहीं किया गया क्योंकि जॉनी केज एक विशाल व्यक्तित्व थे और फिल्म का संतुलन बिगाड़ देते। उन्होंने खुलासा किया कि संभावित सीक्वल केज और किटाना जैसे किरदारों के लिए सामग्री तलाश सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे अधिक महिला किरदारों को शामिल करना चाहेंगे। सहलेखक ग्रेग रूसो ने कोलाइडर को बताया कि उन्होंने रीबूट को एक त्रयी के रूप में देखा, जिसमें पहली फिल्म टूर्नामेंट से पहले, दूसरी फिल्म टूर्नामेंट के दौरान और तीसरी फिल्म टूर्नामेंट के बाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है। नवंबर 2021 में निर्माता टॉड गार्नर ने ट्विटर पर एक सीक्वल के निर्माण का संकेत दिया और जनवरी 2022 में फिल्म के निर्माण की पुष्टि हुई और जेरेमी स्लेटर पटकथा लिख रहे थे। मई 2022 में स्लेटर ने फिल्म में जॉनी केज को शामिल करने की योजना की पुष्टि की क्योंकि मॉर्टल कॉम्बैट के अंत में इस किरदार की भूमिका तय की गई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि कहानी में उनकी सटीक भूमिका अभी तक निर्धारित नहीं की गई थी। उसी महीने स्लेटर ने उल्लेख किया कि फिल्म मॉर्टल कॉम्बैट फ्रेंचाइजी की कुछ विचित्रताओं को अपनाएगी और वो चाहते थे कि फिल्म अप्रत्याशित हो और प्रशंसकों की अपेक्षाओं को चुनौती दे। जून 2022 में उन्होंने आगे बताया कि सीक्वल पहली फिल्म पर प्रशंसकों की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रतिक्रियाओं को संबोधित करेगा। जुलाई 2022 में ये घोषणा की गई कि न्यू लाइन ने फिल्म को हरी झंडी दे दी है और मैकक्विड सीक्वल का निर्देशन करने के लिए वापस लौटेंगे। धलाई: कार्ल अर्बन, एडेलिन रुडोल्फ,
ताती, गैब्रियल अर्बन, रूडोल्फ और गैब्रियल क्रमशः जॉनी केज, किटाना और जेड के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। मई 2023 में टाटी गैब्रियल फिल्म में जेड की भूमिका निभाने के लिए अंतिम बातचीत कर रही थीं। वहीं कार्ल अर्बन भी केज की भूमिका निभाने के लिए अंतिम बातचीत में थे। ये भी बताया गया कि जेसिका मैकनेमी और जॉश लॉसन क्रमशः सोनिया ब्लेड और कानो की भूमिका निभाने के लिए लौटेंगे। उसी महीने बाद में एडेलिन रूडोल्फ, जिन्होंने नेटफ्लिक्स श्रृंखला चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना में गैब्रियल के साथ काम किया था, किटाना के रूप में कलाकारों में शामिल हुईं और गैब्रियल के जेड की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई। जून 2023 में मार्टिन फोर्ड, डेस्मंड चियाम, एना थू गुएन और डीमन हैरिमन को क्रमशः शाओ कान, राजा जेरोड, रानी सिंडेल और क्वान ची के रूप में चुना गया। हैरिमन ने इससे पहले 2021 की फिल्म में काबाल को आवाज दी थी। उसी महीने बाद में मैक्स हुआंग ने पुष्टि की कि वो कुंग लाओ के रूप में लौटेंगे। अप्रैल 2026 में फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले मॉर्टल कॉम्बैट के सह निर्माता एड बून को फिल्म में दिखाई देने का खुलासा हुआ। फिल्म ने मुख्य फोटोग्राफी 22 जून 2023 को गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में विलेज रोड शो स्टूडियो में शुरू हुई, जिसमें स्टीफन एफ विंडन छायाकार थे। 2023 सैग एफ्ट्रा हड़ताल के कारण जुलाई में फिल्मांकन निलंबित कर दिया गया था और नवंबर 2023 में हड़ताल समाप्त होने के बाद फिर से शुरू हुआ। फिल्मांकन आधिकारिक तौर पर जनवरी 2024 के अंत में समाप्त हुआ। मुक्त करना मॉर्टल कॉम्बैट 2 का प्रीमियर 27 अप्रैल 2026 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ और इसे वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 8 मई 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना निर्धारित है। इसे पहले 24 अक्टूबर 2025 और 15 मई 2026 को रिलीज करने का कार्यक्रम था। स्वागत समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटेन टोमेटोज पर 100 समीक्षकों की समीक्षाओं में से 59% सकारात्मक हैं और औसत रेटिंग 5.9/10 है। वेबसाइट का निष्कर्ष है एक आत्म जागरूक लड़ाई जो सीधे उन लोगों को लक्षित करती है जो फेटैलिटी और बेबैलिटी के बीच अंतर जानते हैं। मॉर्टल कॉम्बैट 2 शायद एक त्रुटिहीन जीत न हो, लेकिन ये संभवतः फ्रेंचाइजी में अब तक की सबसे मनोरंजक फिल्म है। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 28 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 48 अंक दिए, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। परिणाम अक्टूबर 2025 में न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन के दौरान ये बताया गया कि तीसरी फिल्म विकास में थी, जिसमें जेरेमी स्लेटर पटकथा लेखक के रूप में लौट रहे थे। जेरेमी स्लेटर, जन्म 12 अक्टूबर 1978, एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन लेखक और निर्माता हैं, जो फैंटास्टिक फोर, डेथ नोट और गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर जैसी फिल्मों और द अम्ब्रेला अकेडमी और द एक्सॉर्सिस्ट जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। स्लेटर ने इन श्रृंखलाओं का निर्माण किया है और इनमें कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया है। वो डिज्नी प्लस की मिनी सीरीज मून नाइट के मुख्य लेखक और कार्यकारी निर्माता हैं। आजीविका जेरेमी स्लेटर ने माई स्पाई नामक एक एक्शन कॉमेडी फिल्म लिखी है, जिसका निर्देशन जेक कैसिडन करेंगे। साथ ही टेप 4 नामक एक हॉरर फिल्म भी लिखी है, जिसका निर्माण प्राइमल पिक्चर्स द्वारा किया जाएगा, और मैन ऑफ टुमारो नामक एक सुपर हीरो नॉयर फिल्म भी लिखी है, जिसे 2012 की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया था। जुलाई 2012 में स्लेटर को 2015 की फैंटास्टिक फोर फिल्म की पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म रिलीज होने के बाद स्लेटर ने टिप्पणी की कि उन्होंने जो कुछ लिखा था उसका बहुत कुछ अंतिम फिल्म में नहीं था, विशेष रूप से पहले भाग का उनका संस्करण, लेकिन वो हमेशा सम्मानित महसूस करेंगे कि उन्हें इतने शानदार प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। फैंटास्टिक फोर के लिए स्लेटर के मूल स्क्रिप्ट संस्करण को मार्वल स्टूडियोज की फिल्म के अनुरूप माना जाता था, जो अंतिम फिल्म के अंधेरे और यथार्थवादी लहजे के विपरीत एक एक्शन से भरपूर सुपर हीरो एडवेंचर था। इसमें खलनायक गैलेक्टस, जो मुख्य पात्रों की शक्तियों का स्रोत है, मोल मैन और डॉक्टर डूम को एक लाटवेरियन तानाशाह और गैलेक्टस के दूत के रूप में दिखाया गया था, जबकि अंतिम फिल्म में उन्हें एक असामाजिक प्रोग्रामर के रूप में चित्रित किया गया था। स्लेटर ने त्सुगुमी ओहबा और ताकेशी ओबाटा की मांगा श्रृंखला डेथ नोट
2017 के लाइव एक्शन अमेरिकी फिल्म रूपांतरण का मसौदा लिखा, जिसका निर्देशन एडम विंगार्ड ने किया था। फिल्म के अंतिम संस्करण की पटकथा काइल किलेन द्वारा संशोधित की गई थी। स्लेटर इसी नाम की फिल्म पर आधारित टीवी ड्रामा द एक्सॉर्सिस्ट के निर्माता और कार्यकारी निर्माता हैं। नवंबर 2019 में स्लेटर को मार्वल स्टूडियोज द्वारा डिज्नी प्लस सीरीज मून नाइट के लिए मुख्य लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की फिल्म कोयोट बनाम एक्मे में जेम्स गन, जॉन सिल्बरमैन, जॉश सिल्बरमैन और सैमी बर्च के साथ योगदान दिया था। फिल्म को फरवरी 2024 में रोक दिया गया था, इससे पहले कि इसे कैचअप एंटरटेनमेंट द्वारा 2026 में रिलीज के लिए अधिग्रहित कर लिया गया। जनवरी 2022 में स्लेटर को मॉर्टल कॉम्बैट के सीक्वल को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। अगस्त 2022 में कोलाइडर ने बताया कि स्लेटर ने टेरी रॉसियो और साइमन बैरेट के साथ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर की पटकथा सह लिखी थी। जनवरी 2023 में यह खुलासा हुआ कि स्लेटर ने जेम्स गन द्वारा डीसी यूनिवर्स की समग्र कहानी की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित लेखकों के कमरे में शामिल हुए। अक्टूबर 2025 में न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन के दौरान ये घोषणा की गई कि स्लेटर मॉर्टल कॉम्बैट 3 लिखने के लिए वापस लौटेंगे। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक नोट्स संदर्भ 2015 लाजरस प्रभाव ल्यूक डॉसन के साथ मिलकर लिखा। मॉर्टल कॉम्बैट एक अमेरिकी मीडिया फ्रेंचाइज है जो फाइटिंग वीडियो गेम्स की एक श्रृंखला पर आधारित है, जिसे मूल रूप से मिडवे गेम्स द्वारा 1992 में विकसित किया गया था। मूल मॉर्टल कॉम्बैट आर्केड गेम ने एक्शन एडवेंचर गेम्स, कॉमिक बुक सीरीज, कार्ड गेम, फिल्मों, एनिमेटेड टीवी सीरीज और लाइव एक्शन टूर सहित एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया। मॉर्टल कॉम्बैट दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक प्रतियों के साथ सबसे अधिक बिकने वाली फाइटिंग गेम फ्रेंचाइजी बन गई है और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली मीडिया फ्रेंचाइजी में से एक है। ये सीरीज अपने अत्यधिक हिंसक दृश्यों के लिए कुख्यात है, जिनमें सबसे प्रमुख हैं इसके घातक हमले, जो विरोधियों को नॉकआउट करने के बजाय उन्हें मार डालते हैं। मॉर्टल कॉम्बैट से जुड़े विवादों के कारण ही एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर रेटिंग बोर्ड ESRB नामक वीडियो गेम रेटिंग प्रणाली का गठन हुआ। सीरीज के शुरुआती गेम अपने यथार्थवादी डिजिटाइज्ड स्प्राइट्स और नए पात्रों को बनाने के लिए पैलेट स्वैपिंग के व्यापक उपयोग के लिए जाने जाते थे। मिडवे के दिवालिया होने के बाद मॉर्टल कॉम्बैट विकास टीम को वॉर्नर ब्रदर्स एंटरटेनमेंट ने अधिग्रहित कर लिया और इसे नेदररेल्म स्टूडियो के रूप में पुनः स्थापित किया गया। गेम प्ले अधिक जानकारी। लड़ाई का खेल। मॉर्टल कॉम्बैट 2 आर्केड कैबिनेट का कंट्रोल बोर्ड। मूल 3 गेम और उनके अपडेट। मॉर्टल कॉम्बैट 1992, मॉर्टल कॉम्बैट 2 1993, मॉर्टल कॉम्बैट 3 1995, अल्टीमेट मॉर्टल कॉम्बैट 3 1995 और मॉर्टल कॉम्बैट ट्रिलॉजी 1986 2D फाइटिंग गेम है। पहले 2 गेम के आर्केड कैबिनेट संस्करणों में जॉयस्टिक और 5 बटन थे: हाई पंच, लो पंच, हाई किक, लो किक और ब्लॉक। मॉर्टल कॉम्बैट 3 और इसके अपडेट में छठा रन बटन जोड़ा गया। शुरुआती मॉर्टल कॉम्बैट गेम में पात्र लगभग एक जैसे ही खेलते हैं, केवल उनके विशेष मूव्स में ही मुख्य अंतर होता है। 1990 के दशक में डेवलपर और प्रकाशक मिडवे गेम्स ने अपने एकल शैली के फाइटिंग मूव्स को बनाए रखा, जिसमें पंच, किक और ब्लॉक की एक अलग श्रृंखला के लिए 4 अटैक बटन थे। मॉर्टल कॉम्बैट 4 पहला मॉर्टल कॉम्बैट गेम था जिसमें पात्र 3 आयामों में चल सकते थे और 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करने वाला पहला गेम था। डेडली अलायंस से लेकर मॉर्टल कॉम्बैट डिसेप्शन तक प्रत्येक पात्र के पास 3 लड़ाई शैलियां थीं, 2 निहत्थे शैलियां और 1 हथियार शैली, जबकि श्रृंखला में उपयोग की जाने वाली अधिकांश शैलियां वास्तविक मार्शल आर्ट पर आधारित हैं, कुछ काल्पनिक हैं। उदाहरण के लिए गोरो की लड़ाई शैलियां इस तथ्य का लाभ उठाने के लिए डिजाइन की गई हैं कि उसके 4 हाथ हैं। आर्मागेडन के लिए खेलने योग्य पात्रों की भारी संख्या के कारण लड़ाई शैलियों को प्रति पात्र अधिकतम 2 तक कम कर दिया गया था, आमतौर पर 1 हाथ से हाथ का मुकाबला शैली और 1 हथियार शैली। मॉर्टल कॉम्बैट बनाम डीसी यूनिवर्स ने प्रत्येक पात्र को विशेष चालों की एक विस्तृत विविधता देने के पक्ष में अधिकांश पात्रों के लिए कई लड़ाई शैलियों को हटा दिया। 2011 का मॉर्टल कॉम्बैट एक एकल 2D लड़ाई तल पर लौट आया,
हालांकि पात्रों को 3D में प्रस्तुत किया जाता है। पिछले मॉर्टल कॉम्बैट गेम्स के विपरीत कंट्रोलर के 4 अटैक बटन में से प्रत्येक चरित्र के अंगों में से एक से मेल खाता है। इस प्रकार बटन फ्रंट पंच, फ्रंट किक और बैक किक बन जाते हैं। फ्रंट उस अंग को इंगित करता है जो प्रतिद्वंदी के करीब है और बैक उस अंग को इंगित करता है जो प्रतिद्वंदी से दूर है। मॉर्टल कॉम्बैट डिसेप्शन और मॉर्टल कॉम्बैट आर्मागेडन में कॉन्क्वेस्ट नामक एक फ्री रोमिंग एक्शन एडवेंचर मोड है। दोनों गेम में चेस कॉम्बैट जैसे विशिष्ट मिनी गेम मोड शामिल हैं, जो एक एक्शन स्ट्रेटेजी गेम है। दो अन्य बोनस मिनी गेम, पजल कॉम्बैट जो पजल फाइटर से प्रेरित है और मोटर कॉम्बैट जो मारियो कार्ट से प्रेरित है, में मॉर्टल कॉम्बैट पात्रों के अति विकृत संस्करण शामिल हैं। इन गेमों में विभिन्न अनलॉक करने योग्य सामग्री और छिपे हुए चीट्स मौजूद हैं। अंतिम चालें, मुख्य लेख, फेटैलिटी। मॉर्टल कॉम्बैट 2011 के मॉर्टल कॉम्बैट में मिलेना पर कुंग लाओ की रेजर एज फेटैलिटी का प्रदर्शन। नेदररेल्म स्टूडियो के एड बून ने इसे संभवतः श्रृंखला में अब तक का सबसे दर्दनाक दिखने वाला फिनिशिंग मूव बताया। मुझे लगता है दर्शन में अंतर को दर्शाता है। स्ट्रीट फाइटर में खेलते समय पल पल का गेम प्ले ही सबसे अच्छा होना चाहिए, चाहे आप जीतें या हारें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि मॉर्टल कॉम्बैट में लड़ाई और खेलना सिर्फ परिणाम तक पहुंचने का एक रास्ता है। आप फेटैलिटी देखना चाहते हैं और आप लगभग लड़ाई वाले हिस्से को छोड़कर सीधे फेटैलिटी तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वही परिणाम है। स्ट्रीट फाइटर के निर्माता योशिनोरी ओनो मॉर्टल कॉम्बैट श्रृंखला की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसके क्रूर और भयानक समापन मूव्स हैं, जिन्हें फेटैलिटीज के नाम से जाना जाता है। बेसिक फेटैलिटीज ऐसे समापन मूव्स हैं जो विजयी पात्रों को अपने पराजित, निहत्थे प्रतिद्वंद्वी की हत्या करके मैच समाप्त करने की अनुमति देते हैं। आमतौर पर फेटैलिटीज प्रत्येक पात्र के लिए विशिष्ट होती हैं। इसका अपवाद मॉर्टल कॉम्बैट आर्मागेडन है, जिसमें क्रिएट ए फेटैलिटी नामक एक सुविधा है जो खिलाड़ियों को सभी पात्रों के लिए सामान्य मूव्स के समूह से चुने गए हिंसक मूव्स की एक श्रृंखला को अंजाम देकर अपनी खुद की फेटैलिटीज करने की अनुमति देती है। विभिन्न मॉर्टल कॉम्बैट गेम्स में अन्य फिनिशिंग मूव्स में एनिमैलिटीज मॉर्टल कॉम्बैट 3 में पेश किया गया शामिल है, जिसमें विजेता एक जानवर में परिवर्तित होकर प्रतिद्वंद्वी को हिंसक रूप से समाप्त कर देता है। ब्रूटैलिटी अल्टीमेट मॉर्टल कॉम्बैट 3 में पेश किया गया, जिसमें प्रतिद्वंद्वी को लगातार कई वारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। और स्टेज फेटैलिटी डेथ ट्रैप मूल मॉर्टल कॉम्बैट पिट स्टेज में पेश किया गया, जहां विजेता अपने प्रतिद्वंद्वी को प्लेटफॉर्म से नीचे कीलों के बिस्तर पर अपरकट मारकर गिरा सकता है, जिसे बाद में मॉर्टल कॉम्बैट 2 में एक चरित्र विशिष्ट बटन अनुक्रम की आवश्यकता द्वारा अधिक कठिन बना दिया गया, जिसमें घातक फिनिशिंग मूव को अंजाम देने के लिए कुछ चरणों के हिस्सों जैसे एसिड का एक पूल का उपयोग किया जाता है। मॉर्टल कॉम्बैट डिसेप्शन ने हाराकिरी को जोड़ा, एक ऐसा मूव जो हारने वाले को आत्मघाती फिनिशिंग मूव करने की अनुमति देता है, जिससे दोनों खिलाड़ियों के बीच ये देखने के लिए एक संभावित दौड़ शुरू हो जाती है कि क्या विजेता अपने प्रतिद्वंदी को खुद को मारने से पहले समाप्त कर सकता है। इस श्रृंखला में 2 अहिंसक समापन चालें हैं, जिन्हें मॉर्टल कॉम्बैट 2 में मॉर्टल कॉम्बैट से जुड़े विवादों पर व्यंग्य के रूप में पेश किया गया था। मैत्री चालें, जिसके परिणाम स्वरूप नरसंहार के बजाय दुश्मन के प्रति मित्रता का प्रदर्शन होता है, और बैबैलिटीज, जो प्रतिद्वंदी को एक बच्चे में बदल देती हैं। कथानक मॉर्टल कॉम्बैट कहानी का कालक्रम, मूल निरंतरता। मॉर्टल कॉम्बैट स्पेशल फोर्सेस, मॉर्टल कॉम्बैट की पौराणिक कथाएं, सब जीरो मौत का संग्राम, मॉर्टल कॉम्बैट 2, मॉर्टल कॉम्बैट 3, मॉर्टल कॉम्बैट 4, मॉर्टल कॉम्बैट डेडली अलायंस, मॉर्टल कॉम्बैट डिसेप्शन, मॉर्टल कॉम्बैट आर्मागेडन। क्रॉसओवर निरंतरता, मॉर्टल कॉम्बैट बनाम डीसी यूनिवर्स रिबूट, निरंतरता मौत का संग्राम, मॉर्टल कॉम्बैट एक्स, मॉर्टल कॉम्बैट 11 दूसरे रिबूट की निरंतरता, मॉर्टल कॉम्बैट 1 शाओलिन भिक्षुओं की निरंतरता, मॉर्टल कॉम्बैट शाओलिन भिक्षु हमले की निरंतरता, मॉर्टल कॉम्बैट ऑनस्लॉट। ये श्रृंखला एक काल्पनिक ब्रह्मांड में घटित होती है, जिसमें कई क्षेत्र शामिल हैं जो खेल की पृष्ठभूमि के अनुसार एल्डर गॉड्स द्वारा बनाए गए थे।
जो सर्वशक्तिमान शाश्वत अलौकिक प्राणियों का एक प्राचीन अलौकिक समूह है। मॉर्टल कॉम्बैट डिसेप्शन मैनुअल में 6 लोकों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अर्थरेल्म, जो लियू कॉन्ग, कुंग लाओ, सोनिया ब्लेड, जॉनी केज और जैक्स जैसे महान नायकों का घर है और थंडर गॉड राइडन के संरक्षण में है। नेदररेल्म, जिसकी अग्निमय गहराइयां सबसे दुष्टों को छोड़कर किसी के लिए भी रहने योग्य नहीं हैं। ये क्वांची और नूब साइबॉर्ड जैसे राक्षसों और छायादार योद्धाओं का लोक है। आउटवर्ल्ड, निरंतर संघर्ष का लोक जिस पर सम्राट शाओ कान अपना दावा करता है। सेइडो, व्यवस्था का लोक जिसके निवासी संरचना और व्यवस्था को सर्वोपरि मानते हैं। केओस का लोक, जिसके निवासी किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं और जहां निरंतर उथल-पुथल और परिवर्तन की पूजा की जाती है। और एडेनिया, जो अपनी सुंदरता, कलात्मक अभिव्यक्ति और अपने निवासियों की दीर्घायु के लिए जाना जाता है। एल्डर गॉड्स ने फरमान जारी किया कि एक क्षेत्र के निवासी दूसरे क्षेत्र पर केवल 10 लगातार मार्शल आर्ट टूर्नामेंटों में बचाव करने वाले क्षेत्र के सबसे महान योद्धाओं को हराकर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें मॉर्टल कॉम्बैट कहा जाता है। पहला मॉर्टल कॉम्बैट गेम अर्थरेल में घटित होता है, जहां 7 अलग-अलग योद्धा अपने अपने कारणों से एक टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। इस टूर्नामेंट का पुरस्कार उनके राज्य की निरंतर स्वतंत्रता है, जिस पर आउटवर्ल्ड द्वारा कब्जा किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। स्थापित योद्धाओं में लियू कॉन्ग, जॉनी केज और सोनिया ब्लेड शामिल थे। गरज के देवता राइडन की सहायता से अर्थरेल के योद्धा विजयी हुए और लियू कॉन्ग मॉर्टल कॉम्बैट के नए चैंपियन बने। मॉर्टल कॉम्बैट 2 में अपने चेले शॉन्ग त्सुंग की विफलता से निपटने में असमर्थ आउटवर्ल्ड सम्राट शाओ कान ने अर्थरेल के योद्धाओं को आउटवर्ल्ड में एक पुनः विजेता सब कुछ ले जाओ टूर्नामेंट के लिए आमंत्रित किया, जहां अंततः लियू कॉन्ग ने शाओ कान को हरा दिया। मॉर्टल कॉम्बैट 3 के समय तक शाओ कान ने एडेनिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और उसकी पूर्व रानी सिंडेल को अर्थरेल में पुनर्जीवित कर दिया था। साथ ही इसे आउटवर्ल्ड के साथ भी मिला दिया था। उसने अर्थरेल पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः एक बार फिर लियू कॉन्ग द्वारा पराजित हो गया। खान की पराजय के बाद इडेनिया उसके चंगुल से मुक्त हो गया और राजकुमारी किताना द्वारा शासित एक शांतिपूर्ण राज्य में परिवर्तित हो गया। इसके बाद के गेम मॉर्टल कॉम्बैट 4 में पतित देवता शिनोक राज्यों पर विजय प्राप्त करने और राइडन को मारने का प्रयास करता है। उसे लियू कॉन्ग ने पराजित कर दिया। मॉर्टल कॉम्बैट डेडली अलायंस में दुष्ट जादूगर क्वांची और शांग त्सुंग मिलकर लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में श्रृंखला के नायक लियू कॉन्ग को मार देते हैं। मॉर्टल कॉम्बैट डिसेप्शन में कई लड़ाइयों के बाद जादूगर विजयी होकर पृथ्वीलोक के अधिकांश योद्धाओं को मार डालते हैं, जब तक कि राइडन उनका विरोध करने के लिए आगे नहीं आता। आउटवर्ल्ड के पूर्व शासक ड्रैगन किंग ओनागा सभी लोगों को फिर से मिलाने के लिए लौट आए, लेकिन अंततः खेल के नायक शुजिंको द्वारा पराजित हो गए। मॉर्टल कॉम्बैट आर्मागेडन में शीर्षक में वर्णित तबाही शुरू होती है। पहले मॉर्टल कॉम्बैट से सदियों पहले रानी डेलिया ने भविष्यवाणी की थी कि सभी राज्यों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि सभी राज्यों के योद्धाओं की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो राज्यों को अभिभूत और अस्थिर कर देगी, जिससे विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी। राजा आर्गस ने अपने बेटों टेवन और डेगॉन को गर्भाधान में रखा ताकि एक दिन उन्हें जगाकर ब्लेज नामक अग्नि प्राणी को हराकर आर्मागेडन से राज्यों को बचाया जा सके। अंत में शाओ कान ही ब्लेज को हराता है और युद्ध जीतता है, जिससे आर्मागेडन की शुरुआत होती है। क्रॉसओवर गेम मॉर्टल कॉम्बैट बनाम डीसी यूनिवर्स अन्य गेम से अलग है। डीसी यूनिवर्स में शाओ कान और एलियन सरदार डार्कसीड की एक साथ हार के बाद दोनों खलनायक डार्क कान नामक एक इकाई में विलीन हो जाते हैं, जिसके बाद मॉर्टल कॉम्बैट और डीसी यूनिवर्स आपस में जुड़ने लगते हैं। इससे योद्धा और नायक अनियंत्रित क्रोध के दौर से गुजरते हुए संघर्ष में उलझ जाते हैं। दोनों यूनिवर्स के नायक और खलनायक एक दूसरे को इस तबाही के लिए जिम्मेदार मानते हुए बार बार एक दूसरे से लड़ते हैं, जब तक कि केवल राइडन और सुपरमैन ही शेष नहीं रह जाते। दोनों डार्क कान का सामना करते हैं और अपने साझा शत्रु को हराने के लिए एकजुट हो जाते हैं। डार्क कान की हार के बाद दोनों यूनिवर्स अलग हो जाते हैं और शाओ कान और डार्कसीड एक दूसरे के यूनिवर्स में
अनंत कारावास का सामना करने के लिए फंस जाते हैं। मॉर्टल कॉम्बैट 1 श्रृंखला के इतिहास में दूसरा रिबूट है, जिसमें लॉर्ड लियू कॉन्ग ने अपना नया युग स्थापित किया है और सभी लोगों के बीच शांति बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनकी योजनाएं तब विफल होने लगती हैं जब शांग त्सुंग और क्वान ची उनके द्वारा शक्तिहीन किए जाने और उन्हें परेशानी पैदा करने में असमर्थ बनाने के प्रयासों के बावजूद पृथ्वीलोक और बाह्यलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए जनरल शाओ के साथ गठबंधन कर लेते हैं। मामले की जांच करते हुए लियू कॉन्ग को पता चलता है कि MK11 आफ्टरमैथ का शांग त्सुंग इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि लियू कॉन्ग द्वारा आवर-ग्लास की शक्ति प्राप्त करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें मॉर्टल कॉम्बैट ब्रह्मांड के सभी पात्रों ने क्रोनिका को हराया और आवर-ग्लास पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। सभी समय रेखाओं पर जादूगर के नियंत्रण को रोकने के प्रयास में लियू कॉन्ग अच्छे रूपों की एक सेना का नेतृत्व करते हुए टाइटन शांग त्सुंग के आयाम पर हमला करता है, जहां अपने सभी बुरे समकक्षों के साथ एक भीषण युद्ध के बाद लियू कॉन्ग और एक खिलाड़ी द्वारा चुने गए चैंपियन उसे हरा देते हैं और उसकी समय रेखा को अस्तित्व से मिटा देते हैं। पात्रों मुख्य लेख, मॉर्टल कॉम्बैट पात्रों की सूची। ड्रैगन कॉन 2012 में किताना, रेप्टाइल और सोनिया ब्लेड के कॉस्ट्यूम पहने हुए लोग। इस श्रृंखला के विभिन्न संस्करणों में कई खिलाड़ी पात्र शामिल रहे हैं, जिनमें से कुछ मुख्य पात्र बन गए हैं, जैसे कि बराका, कैसी केज, साइरेक्स, एरमैक, फुजिन, गोरो, जेड, जैक्स, जॉनी केज, कबल, कानो, केंशी, किंटारो, किटाना, कुंग लाओ, ली मेई, लियू कॉन्ग, मिलेना, मोटारो, नाइट वुल्फ, नूब साइबॉट, क्वान ची, राइडन, रेन, रेप्टाइल, स्कॉर्पियन, सेक्टोर, शांग त्सुंग, शाओ कान, शिवा, शिनोक, सिंडेल, स्कारलेट, स्मोक, सोनिया ब्लेड, स्ट्राइकर, सब जीरो और तानिया। इनमें पृथ्वी के मनुष्य और साइबॉर्ग, अच्छे और बुरे देवता और आउटवर्ल्ड और अन्य लोकों के निवासी शामिल हैं। मॉर्टल कॉम्बैट बनाम डीसी यूनिवर्स से शुरू होकर, जिसमें डीसी यूनिवर्स के कई नायक और खलनायक शामिल थे, बाद के सभी खेलों में अतिथि पात्र शामिल किए गए हैं, जैसे कि अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट फ्रेंचाइजी से फ्रेडी क्रूगर, गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइजी से क्रेटोस, विशेष रूप से प्लेस्टेशन 3 के लिए, फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजी से जेसन वूरहीस, एलियन से जेनोमॉर्फ, टेक्सास चेनसॉ नरसंहार फ्रेंचाइजी से लेदरफेस, प्रीडेटर का मुख्य पात्र, टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी का मुख्य पात्र, रोबोकॉप का मुख्य पात्र, इमेज कॉमिक्स से स्पॉन, इमेज कॉमिक्स की इनविंसिबल से ओमनी मैन, जॉन रैम्बो, द बॉयज से होमलैंडर और जोकर, जो पहले मॉर्टल कॉम्बैट बनाम डीसी यूनिवर्स में था, पीस मेकर, अधिक विशेष रूप से डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स का पात्र, दोनों डीसी कॉमिक्स से, और स्क्रीम फ्रेंचाइजी से घोस्ट फेस। विकास रिलीज की समय रेखा मुख्य श्रृंखला को बोल्ड में दिखाया गया है। 1992 मौत का संग्राम, 1993 मॉर्टल कॉम्बैट 2, 1994, 1995 मॉर्टल कॉम्बैट 3, अल्टीमेट मॉर्टल कॉम्बैट 3, 1996 मॉर्टल कॉम्बैट 3, 1997 मॉर्टल कॉम्बैट की पौराणिक कथाएं, सब जीरो, मॉर्टल कॉम्बैट 4, 1998, 1999 मॉर्टल कॉम्बैट गोल्ड, 2000 मॉर्टल कॉम्बैट स्पेशल फोर्सेस, 2001 मॉर्टल कॉम्बैट एडवांस, 2002 मॉर्टल कॉम्बैट डेडली अलायंस, 2003 मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट संस्करण, 2004 मॉर्टल कॉम्बैट डिसेप्शन, 2005 मॉर्टल कॉम्बैट शाओलिन भिक्षु, 2006 मॉर्टल कॉम्बैट आर्मागेडन, मॉर्टल कॉम्बैट अनचेन्ड, 2007 अल्टीमेट मॉर्टल कॉम्बैट, 2008 मॉर्टल कॉम्बैट बनाम डीसी यूनिवर्स, 2009, 2010, 2011 मौत का संग्राम, मॉर्टल कॉम्बैट आर्केड संग्रह, 2012 मॉर्टल कॉम्बैट संपूर्ण संस्करण, 2013, 2014, 2015 मॉर्टल कॉम्बैट एक्स, मॉर्टल कॉम्बैट मोबाइल, 2016 मॉर्टल कॉम्बैट एक्सेल, 2017, 2018, 2019 मॉर्टल कॉम्बैट 11, 2020 मॉर्टल कॉम्बैट 11
आफ्टरमैथ, मॉर्टल कॉम्बैट 11 अल्टीमेट, 2021, 2022, 2022-23, मॉर्टल कॉम्बैट 1, मॉर्टल कॉम्बैट ऑनस्लॉट, 2022, मॉर्टल कॉम्बैट 1, खाओस रेंस, 2025, मॉर्टल कॉम्बैट 1 डेफिनेटिव एडिशन, मॉर्टल कॉम्बैट लेगेसी कलेक्शन, मूल एड बून 2023, जॉन टोबायस 2017, मॉर्टल कॉम्बैट का विकास 1991 में 4 लोगों के साथ शुरू हुआ। एड बून प्रोग्रामिंग, जॉन टोबायस कला और कहानी, जॉन वोगेल ग्राफिक्स और डैन फोर्डन ध्वनि डिजाइन। मॉर्टल कॉम्बैट के अभिनेताओं रिचर्ड डिविजियो और डैनियल पेसिना के अनुसार पहला गेम जॉन टोबायस उस समय मिडवे गेम्स के एक युवा नए कर्मचारी और उनके साथ साथ कार्लोस पेसिना द्वारा एक निंजा थीम वाली परियोजना के रूप में शुरू हुआ था। हालांकि टोबायस के बॉस एड बून को उनका प्रस्ताव मिडवे के प्रबंधन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। मिडवे से 1992 में आने वाली फिल्म यूनिवर्सल सोल्जर का एक वीडियो गेम रूपांतरण बनाने के लिए संपर्क किया गया था, जिसमें जीन क्लाउड वैन डैम ने अभिनय किया था और टोबायस ने वैन डैम के एक डिजिटाइज्ड संस्करण को प्रदर्शित करने वाले एक फाइटिंग गेम की कल्पना की। समकालीन कार्टून नुमा फाइटिंग गेम्स की तुलना में ज्यादा हार्ड एज, थोड़ा ज्यादा गंभीर, थोड़ा ज्यादा एंटर द ड्रैगन या ब्लड स्पोर्ट जैसा गेम बनाने के इरादे से टोबियास और बून ने ब्लड स्पोर्ट लाइसेंस का उपयोग करने का सौदा विफल होने के बाद भी अपनी परियोजना जारी रखने का फैसला किया। मॉर्टल कॉम्बैट के पहले पात्र जॉनी केज, डैनियल पेसिना पूरी वैन डैम स्थिति पर एक व्यंग्य बन गए। डिविजियो ने टोबियास को मूल विचार पर वापस जाने और फिर से प्रयास करने के लिए मनाने का श्रेय खुद को दिया। कैपकॉम के स्ट्रीट फाइटर 2 द वर्ल्ड वॉरियर की सफलता ने मिडवे गेम्स को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे टीम को अपना खुद का आर्केड फाइटिंग गेम बनाने दें। टोबियास ने अपने गेम के लिए इस शैली को इसलिए चुना ताकि वे जितना संभव हो सके उतने बड़े डिजिटाइज्ड स्प्राइट्स का उपयोग कर सकें। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर स्ट्रीट फाइटर 2 का बहुत अधिक प्रभाव नहीं था। टोबियास के अनुसार, जिन्होंने 1984 के कराटे चैंप को प्रेरणा स्रोत बताया, उन्होंने जानबूझकर कैपकॉम के टाइटल से हर तरह से अलग गेम बनाने पर काम किया। डिजिटाइज्ड कैरेक्टर्स के अलावा, जो इसे अपने समकालीनों के हाथ से बनाए गए कैरेक्टर्स से अलग करते थे, एक बड़ा अंतर खून और हिंसा की अत्यधिक मात्रा में था। कैपकॉम के संचार के वरिष्ठ निदेशक ने बाद में स्ट्रीट फाइटर और मॉर्टल कॉम्बैट की तुलना करते हुए पूछा कि क्या साक्षात्कारकर्ता स्ट्रीट फाइटर की सटीकता और गहराई या मॉर्टल कॉम्बैट के हिंसा और हास्य को पसंद करता है, और ये भी कहा कि स्ट्रीट फाइटर और मॉर्टल कॉम्बैट की प्रतिद्वंद्विता को 1990 के दशक में कोक और पेप्सी की प्रतिद्वंद्विता के समान माना जाता था। मॉर्टल कॉम्बैट की सफलता केवल अच्छे दिखने और खून खराबे पर निर्भर नहीं थी। हालांकि अत्यधिक खून खराबा ध्यान आकर्षित करने का एक शानदार तरीका था, मॉर्टल कॉम्बैट ने एक और पहलू पेश किया, एक अक्सर अनदेखा पहलू जिसने लोगों को बार बार वापस आने के लिए प्रेरित किया। इसकी कहानी, जिसमें लड़ाई प्रणाली के संदर्भ में अद्वितीय प्रकार का गेम प्ले शामिल है। गेम स्पॉट। जॉन टोबियास ने कहा कि खेल की कहानी और पात्रों के लिए उनकी प्रेरणा चीनी पौराणिक कथाओं और शाओलिन भिक्षुओं से जुड़ी कुछ कहानियों और अफवाहों से मिली। फिल्म बिग ट्रबल इन लिटिल चाइना के बारे में टोबियास ने लिखा कि हालांकि फिल्म ने चीन की अलौकिक कुंग-फू फिल्मों के प्रति मेरे जुनून को एक तरह से अमेरिकी रूप दे दिया, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा प्रभाव नहीं था। मेरा सबसे बड़ा प्रभाव सुई हार्क की फिल्मों जू वॉरियर्स और द स्वॉर्ड्समैन से आया। हमें उन्हें शिकागो के चाइनाटाउन में अवैध विक्रेताओं से प्राप्त करना पड़ा। 1995 में उन्होंने श्रृंखला के लिए पात्रों को डिजाइन करने की अपनी सामान्य प्रक्रिया के बारे में कहा। सबसे पहले हम प्रकार का पता लगाते हैं, जैसे कि वो पुरुष है या महिला और क्या वो बड़ा होगा या छोटा। फिर हम पात्रों का विषय तय करते हैं, जैसे निंजा या रोबोट। फिर हम पोशाक डिजाइन करते हैं और ऐसा करते समय हम कहानी बनाते हैं और ये तय करते हैं कि वो ब्रह्मांड में कैसे फिट बैठता है। फिर हम एक ऐसे अभिनेता को ढूंढते हैं जो हमारे चरित्र से मिलता जुलता हो। मॉर्टल कॉम्बैट 4 की रिलीज के बाद लगभग 2000 में श्रृंखला पर टोबियास का लेखन और कलात्मक योगदान समाप्त हो गया। 2012 में उन्होंने कहा, मुझे ठीक ठीक पता था कि मैं भविष्य की कहानी के साथ क्या करने जा रहा हूं।
कुछ साल पहले मैंने पहली MK फिल्म का एक प्रकार का सीक्वल और खेल की पौराणिक जड़ों का विस्तार लिखा था। मॉर्टल कॉम्बैट शीर्षक पिनबॉल डिजाइनर स्टीव रिची का विचार था। मूल शीर्षक मॉर्टल कॉम्बैट के ट्रेडमार्क के लिए कठिनाइयों के बाद तब से श्रृंखला में अक्सर जानबूझकर विभिन्न शब्दों की वर्तनी में सी के स्थान पर के का प्रयोग किया जाता है ताकि सी की कठोर ध्वनि का पता लगाया जा सके। बून के अनुसार मॉर्टल कॉम्बैट गेम के विकास के दौरान वे आमतौर पर ऐसे शब्दों की वर्तनी सही रखते थे और केवल तभी बदलाव करते थे जब कोई डेवलपर इसका सुझाव देता था। ग्राफिक्स। मूल मॉर्टल कॉम्बैट और इसके शुरुआती सीक्वल के पात्रों को हाथ से बनाए गए ग्राफिक्स के बजाय ज्यादातर फिल्माए गए अभिनेताओं पर आधारित डिजिटाइज्ड स्प्राइट्स का उपयोग करके बनाया गया था। मॉर्टल कॉम्बैट गेम्स पैलेट स्वैपिंग के व्यापक उपयोग के लिए जाने जाते थे, जिसका उपयोग निंजा पात्रों के लिए किया जाता था। कई सबसे लोकप्रिय पात्र पैलेट स्वैप के रूप में उत्पन्न हुए हैं। पहले गेम में पुरुष निंजा लड़ाके मूल रूप से एक ही चरित्र थे, केवल उनके पहनावे के रंग, लड़ने की मुद्रा और विशेष तकनीकें ही अंतर दर्शाती थीं। बाद के गेम्स में उसी मॉडल पर आधारित और निंजा जोड़े गए। साथ ही कई महिला निंजा कलर स्वैप पात्र भी जोड़े गए, जो शुरू में केवल एक ही आधार मॉडल का उपयोग करते थे। श्रृंखला की अगली किस्तों में वे सभी धीरे धीरे बहुत अलग पात्र बन गए। अंततः मॉर्टल कॉम्बैट 4 ने श्रृंखला को 3D में लाया। पिछले गेम्स के डिजिटाइज्ड लड़ाकों को मोशन कैप्चर तकनीक का उपयोग करके एनिमेटेड पॉलीगॉन मॉडल से बदल दिया। छिपी हुई सामग्री सीरीज के अधिकांश रिलीज में गुप्त पात्र, गुप्त गेम और अन्य ईस्टर एग्स शामिल थे। मूल गेम में छिपा हुआ फाइटर रेप्टाइल था, जिससे खिलाड़ी कुछ खास शर्तों को पूरा करने पर लड़ सकते थे। गेम की ऑडिट स्क्रीन पर ERMACS एरर मैक्रोस का संक्षिप्त रूप के लिए एक काउंटर को खिलाड़ियों ने एरमार्क नामक दूसरे छिपे हुए पात्र के संदर्भ में समझा। मिडवे ने खिलाड़ियों की अफवाहों और प्रतिक्रिया के जवाब में अल्टीमेट मॉर्टल कॉम्बैट 3 में उसे जोड़ने से पहले सीरीज में इस पात्र के अस्तित्व से इनकार किया। कुछ ईस्टर एग्स सीरीज के डेवलपर्स के बीच के अंदरूनी मजाकों से उत्पन्न हुए। एक उदाहरण टोस्टी है, जिसे मॉर्टल कॉम्बैट 2 में साउंड डिजाइनर डैन फोर्डन की छवि के रूप में शामिल किया गया था, जो खिलाड़ी द्वारा अपरकट लगाने के बाद स्क्रीन के निचले कोने में बेतरतीब ढंग से दिखाई देती थी। मॉर्टल कॉम्बैट 2 और मॉर्टल कॉम्बैट 3 में क्रमशः पोंग और गैलागा के छिपे हुए गेम शामिल किए गए थे। हिरोयुकी सनादा। सनादा 12 अक्टूबर 1960 एक जापानी अभिनेता हैं। उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, ब्रिटिश अकेडमी टेलीविजन पुरस्कार, जापान अकेडमी फिल्म पुरस्कार, 2 होची फिल्म पुरस्कार, मैनीची फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 ब्लू रिबन पुरस्कार, 4 किनेमा जुनपो पुरस्कार और योकोहामा फिल्म महोत्सव से सम्मान शामिल हैं। 2018 में उन्हें कलात्मक विकास, सुधार और उपलब्धियों के लिए जापानी सरकार से पर्पल रिबन के साथ मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ और 2025 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया। सनादा ने 1960 के दशक के मध्य में 5 वर्ष की आयु में अपने करियर की शुरुआत की और वे अभिनेता सन्नी चिबा के शिष्य थे। क्योकुशिन कराटे में ब्लैक बेल्ट प्राप्त सनादा ने शुरुआत में जापानी और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्धि हासिल की और बाद में एक नाटकीय अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच वे फिल्म रिंग 1998 में रयुजी ताकायामा की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने नानाको मात्सुशिमा के साथ काम किया था, जो 1997 के टेलीविजन ड्रामा अ स्टोरी ऑफ लव में भी उनकी सहकलाकार थीं। शेक्सपियर के नाटक किंग लियर 1999-2000 के एक मंचन में मूर्ख की भूमिका ने उन्हें रंगमंच की दुनिया में पहचान दिलाई और 2002 में उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 2000 के दशक की शुरुआत में सनादा ने द ट्वाइलाइट समुराई 2002 में सेइबेई इगुची, द लास्ट समुराई 2003 में उजियो और रश आवर 3 2007 में केंजी जैसी भूमिकाओं के साथ हॉलीवुड में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया। हॉलीवुड फिल्मों में सनादा की भूमिकाओं में सनशाइन 2007, स्पीड रेसर 2008, द वुल्वरीन, 47 रॉनिन दोनों 2013,
मिनियंस 2015, लाइफ 2017, एवेंजर्स एंड गेम 2019, आर्मी ऑफ द डेड 2021, मॉर्टल कॉम्बैट 2021 में हेंजो हशाशी स्कॉर्पियन के रूप में, बुलेट ट्रेन 2022 और जॉन विक चैप्टर 4 2023 शामिल हैं। उन्होंने लॉस्ट 2010 और एचबीओ श्रृंखला वेस्ट वर्ल्ड 2018-2020 में भी भूमिकाएं निभाईं। सनादा को एफएक्स ऐतिहासिक ड्रामा श्रृंखला शोगुन 2024 में योशी तोरानागा की भूमिका के लिए पुरस्कार मिले, जो टोकुगावा इयासु का एक काल्पनिक संस्करण है। जीवन और करियर 1966-1978 बाल कलाकार। टोक्यो में जन्मे सनादा को एक मनोरंजनकर्ता ने तब देखा जब वो अभिनेता कोकिची ताकादा के बेटे के साथ खेल रहे थे, जो उसी कॉन्डोमिनियम में रहते थे। छोटे बच्चों की पत्रिका के लिए मॉडल के रूप में काम करने के बाद वो 5 साल की उम्र में इमावारी थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए। मूल रूप से एक एक्शन फिल्म स्टार बनने की योजना बना रहे उन्होंने शोरिंजी केम्पो का अध्ययन किया और बाद में क्योकुशिन काइकन कराटे सीखा। उन्होंने 8 साल की उम्र में कैचर के रूप में बेसबॉल खेलना शुरू किया। सनादा को अभिनेता शिनिची सोनी चिबा ने मार्गदर्शन दिया और वो उनके जापान एक्शन क्लब जेएसई के सदस्य थे और उनके शिष्य बन गए। 5 साल की उम्र में सनादा ने 1966 की फिल्म गेम ऑफ चांस में चिबा के किरदार के बेटे के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाई। उन्होंने जापानी टेलीविजन और फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाईं, लेकिन कुछ समय के लिए काम छोड़ दिया ताकि वे एक सामान्य बचपन जी सकें। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें दर्शक के रूप में फिल्में देखने का अच्छा मौका मिला, जिससे उनके दृष्टिकोण में सुधार हुआ। किशोरावस्था तक वे अभिनय, लड़ाई, गायन, नृत्य, स्टंट करना, घुड़सवारी करना जानते थे और बहुमुखी प्रतिभा विकसित कर चुके थे। सनादा ने देखा था कि कई लोकप्रिय अभिनेता ऐसे कौशल विकसित करते हैं और उन्हें लगा कि अभिनय का अभ्यास करने से पहले खुद ऐसा करना दर्शकों के लिए सबसे अच्छी सेवा होगी। सन्नी चिबा द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म जीआई समुराई में हेलीकॉप्टर से कूदने के अपने खतरनाक स्टंट के लिए उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। 1981 में वो किंजी फुकासाकु द्वारा निर्देशित सुपरहिट फिल्म समुराई री-इनकार्नेशन में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने एक इगारियू निंजा की भूमिका निभाई। 1982-1999 जापानी चरित्र भूमिकाएं। सनादा ने 1982 में निहोन विश्वविद्यालय से फिल्म विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1984 में सनादा ने सन्नी चिबा और 80 के दशक की आइडल हिरोको याकुशिमारू के साथ लेजेंड ऑफ द 8 समुराई में अभिनय किया, जो जापान में नंबर 1 फिल्म बनी और इसने 2.3 बिलियन येन कमाए। बाद में इसे विदेशी भाषाओं में भी रिलीज किया गया। इस फिल्म ने सनादा को जापान में एक लोकप्रिय एक्शन स्टार के रूप में स्थापित किया। 1992 में सनादा ने ओगाटा केन के साथ कॉमेडी फिल्म केइशो सकाजुकी में योशिनारी की भूमिका निभाई, जो एक स्टॉक ब्रोकर से याकुजा बन जाता है। 1997 में सनादा ने टेलीविजन ड्रामा ए स्टोरी ऑफ लव में अभिनय किया, जिसे इसके जापानी शीर्षक कोन्ना कोई नो हानाशी से भी जाना जाता है, जहां उन्होंने शुइचिरो हाराशिमा की भूमिका निभाई, जो एक धनी लेकिन अकेला उच्च वर्गीय व्यवसायी है जिसे निम्न वर्गीय परिवार की एक डेकोरेटिंग डिजाइनर से प्यार हो जाता है, जिसकी भूमिका नानाको मात्सुशिमा ने निभाई थी। अगले वर्ष 1998 में सनादा ने एक बार फिर नानाको मात्सुशिमा के साथ रहस्यमय थ्रिलर फिल्म रिंगू में ताकायामा रयुजी की भूमिका निभाई, जो मात्सुशिमा के किरदार रिको का पूर्व पति था, जो अपनी भतीजी की मौत की जांच कर रही एक पत्रकार थी। 1998 में ही सनादा ने जून इचिकावा की फिल्म ताडोन तो चिकुआ में असामी की भूमिका निभाई। सनादा की भूमिका एक ऐसे लेखक की कहानी थी जो लेखन अवरोध से पीड़ित था। 1999 में सनादा ने मायोनाका माडे राउंड अबाउट मिडनाइट में मोरियामा कोजी की भूमिका निभाई, जो कॉटन टेल नामक क्लब में प्रदर्शन करने वाला एक आत्मविश्वासी जैज ट्रम्पेट वादक था। फिल्म में मोरियामा मिशेल रीस के किरदार पर 2 हत्यारों द्वारा हमला होते हुए देखता है, जिनका वे पूरी फिल्म में पीछा करते हैं। 1999-2002 रॉयल शेक्सपियर कंपनी। 1999 और 2000 में उन्होंने रॉयल शेक्सपियर कंपनी आरएससी के साथ किंग लियर के निर्माण में द फूल की भूमिका निभाई। निर्माता निगेल हॉथॉर्न ने
व्यक्तिगत रूप से सनादा को ये भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन सनादा को संदेह था क्योंकि उन्होंने इससे पहले कोई अंग्रेजी भाषा की भूमिका नहीं निभाई थी। निर्माताओं द्वारा ये आश्वासन दिए जाने के बाद सनादा आश्वस्त हो गए कि वे जापानी या एशियाई होने से पहले एक अभिनेता हैं। इस भूमिका के लिए उन्हें 2002 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (MBE) के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, जिसमें जापान में ब्रिटिश संस्कृति के प्रसार में उनके योगदान का उल्लेख किया गया। उसी वर्ष सनादा ने द ट्वाइलाइट समुराई में निम्न श्रेणी के सेइबेई इगुची की मुख्य भूमिका निभाई। ये चरित्र के उथल-पुथल भरे जीवन और समय का अनुसरण करता है और 19वीं सदी के एक जापानी योद्धा को जिन वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था, उन्हें दर्शाता है। 2003-2009 द लास्ट समुराई और अंतर्राष्ट्रीय सफलता। 2003 में द लास्ट समुराई में टॉम क्रूज के साथ एक कुशल तलवारबाज उजियो के रूप में सनादा की भूमिका ने उन्हें प्रशंसा दिलाई। जेम्स आइवरी द्वारा निर्देशित द व्हाइट काउंटेस 2005 में सनादा ने मात्सुदा की भूमिका निभाई, जो राल्फ फिएन्स के किरदार टॉड जैक्सन से दोस्ती करता है। उन्होंने चेन काइगे द्वारा निर्देशित चीनी फिल्म द प्रॉमिस में जनरल गुआंग मिंग की भूमिका निभाई। सनादा रश आवर 3 2007 में जैकी चैन और क्रिस टकर के साथ, डैनी बॉयल की सनशाइन 2007 में कनाडा के रूप में और द सिटी ऑफ योर फाइनल डेस्टिनेशन 2009 में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने एंथनी हॉपकिंस के किरदार एडम गुंड के युवा प्रेमी पीट की भूमिका निभाई। 2010-2020 लॉस्ट, वेस्टवर्ल्ड और एवेंजर्स एंड गेम। सनादा हेलिक्स 2013 श्रृंखला के प्रचार दौरे पर हैं। सनादा 2010 में ABC टीवी श्रृंखला लॉस्ट के छठे और अंतिम सीजन के दौरान कलाकारों में शामिल हुए। उन्होंने द अदर्स के एक उच्च पदस्थ सदस्य डोगेन की भूमिका निभाई। 2013 में वो कीनू रीव्स के साथ 47 रोनिन चुशिंगुरा किंवदंती का पहला अंग्रेजी भाषा रूपांतरण समुराई वफादारी और बदला लेने की जापान की सबसे प्रसिद्ध कहानी में दिखाई दिए। ह्यूग जैकमैन के विपरीत द वुल्वरीन में शिंगेन याशिदा के रूप में और स्टेलन स्कार्सगार्ड और कॉलिन फिर्थ के साथ प्रतिशोध और सुलह की कहानी द रेलवे मैन में ताकाशी नागासे के रूप में। उन्होंने मिनियंस में सूमो विलेन को आवाज दी, जो ताकत और शक्ति का स्वामी है और मिनियंस का पीछा करता है। सनादा ने सर्वनाशकारी ड्रामा सीरीज द लास्ट शिप में ताकेहाया की भूमिका में अतिथि कलाकार के रूप में अभिनय किया, जो महामारी के बाद के एशिया में एक पूर्व जापानी नौसेना अधिकारी और प्रसिद्ध समुद्री डाकू कप्तान थे। उन्होंने 2017 की फिल्म लाइफ में जेक गिलेनहॉल, रेबेका फर्ग्यूसन और रायान रेनॉल्ड्स के साथ भी अभिनय किया। 2018 में उन्होंने HBO सीरीज वेस्ट वर्ल्ड में तलवारबाज मुसाशी के रूप में एक आवर्ती भूमिका शुरू की और 2019 की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम में अकिहिको की छोटी भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्हें जापानी सरकार से उनके कलात्मक विकास, सुधार और उपलब्धियों के लिए पर्पल रिबन के साथ मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ। अगस्त 2019 में सनादा को मॉर्टल कॉम्बैट रिबूट में स्कॉर्पियन के रूप में कास्ट किया गया। 2020 में सनादा ने जॉनी डेप के साथ फिल्म मिनामाटा में अभिनय किया। 2021 में उन्होंने जैक स्नाइडर की एक्शन फिल्म आर्मी ऑफ द डेड में चतुर कैसीनो मालिक ब्ली तनाका की भूमिका निभाई। 2002 में सनादा ने ब्रैड पिट के साथ बुलेट ट्रेन में एल्डर की प्रमुख सहायक भूमिका निभाई। 2023 में उन्होंने जॉन विक चैप्टर 4 में ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल के प्रबंधक कोजी शिमाजू की भूमिका निभाई और माज़दा CX-90 को पेश करने वाले एक बहुविज्ञापन अभियान में भी दिखाई दिए। 2021 में सनादा को जेम्स क्लेवेल के उपन्यास पर आधारित FX लिमिटेड सीरीज शोगुन के निर्माता और कलाकारों में से एक के रूप में घोषित किया गया, जिसमें उन्होंने लॉर्ड तोरानागा की भूमिका निभाई। इस सीरीज को वैश्विक स्तर पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और कई समीक्षकों ने सीरीज में सनादा की भूमिका को एक मुख्य आकर्षण माना। 2024 में सनादा प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले जापानी अभिनेता या अभिनेत्री बने और विशेष रूप से शोगुन में अपनी भूमिका के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीतने वाले
पहले जापानी बने। सनादा को सीरीज के निर्माता के रूप में उनकी भूमिका के लिए उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार भी मिला। सनादा को इस भूमिका के लिए एनर्गा कैम्ब्रिमेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ टीवी सीरीज प्रदर्शन के लिए पहला पुरस्कार मिला। उन्हें सीमित श्रृंखला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गौथम टीवी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और नाटक में व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए टेलीविजन क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। सनादा ने 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टेलीविजन श्रृंखला नाटक का पुरस्कार जीता और इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नाटक श्रृंखला के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन पुरस्कार प्राप्त किया। 2025 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया। निजी जीवन। 1990 में सनादा ने अभिनेत्री सतोमी तेजुका से शादी की और उनके 2 बेटे हुए, जिनमें अभिनेता निचिनान तेजुका भी शामिल हैं। एक युवा अभिनेत्री रियोना हजुकी के साथ प्रेम संबंध के बाद 1997 में उनका तलाक हो गया, जिनके साथ उन्होंने एक फिल्म में सह अभिनय किया था। तेजुका ने उनके बेटों की अभिरक्षा ले ली। सम्मान। मेकार्ड जेसन मैकिनले ब्रूक्स, जन्म 25 अक्टूबर 1980, एक अमेरिकी अभिनेता और पूर्व फैशन मॉडल हैं। वे एबीसी की सीरीज डेस्परेट हाउसवाइव्स 2005-2006 के दूसरे सीजन में मैथ्यू एप्पलवाइट, द गेम में जेरोम, एचबीओ की सीरीज ट्रू ब्लड के पहले और दूसरे सीजन में एग्स, बेनेडिक्ट टेली, यूएसए सीरीज नेसेसरी रफनेस 2011-2013 में टेरेंस टीके किंग और सीबीएस द सीडब्ल्यू सीरीज सुपर गर्ल में जेम्स ऑल्सन की भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। 2022 से 2025 तक उन्होंने एनबीसी के पुलिस प्रोसीजरल ड्रामा लॉ एंड ऑर्डर में एनवाईपीडी डिटेक्टिव जेलन शॉ की मुख्य भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ब्रूक्स का जन्म और पालन पोषण ऑस्टिन, टेक्सास में हुआ, जहां उन्होंने एलसी एंडरसन हाई स्कूल में पढ़ाई की। ब्रूक्स ऑस्टिन अमेरिकन स्टेट्समैन की संपादकीय लेखिका अल्बर्टा फिलिप्स और पूर्व पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बिली ब्रूक्स के बेटे हैं। उनके सौतेले पिता वकील गैरी ब्लेडसो हैं। 1999 में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सिनेमा टेलीविजन स्कूल में दाखिला लिया। फिर उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। आजीविका ब्रूक्स के शुरुआती कामों में कैल्विन क्लेन के अंडरवियर मॉडल के रूप में काम करना शामिल है। 2004 में ब्रूक्स ने कोल्ड केस सीजन 1 एपिसोड 17 सीरीज में एक हाई स्कूल बास्केटबॉल खिलाड़ी की भूमिका निभाई, जिसकी हत्या उसके साथी खिलाड़ी के पिता ने कर दी थी। 2005 से 2006 तक ब्रूक्स ने एबीसी टीवी ड्रामा डेस्परेट हाउसवाइव्स में मैथ्यू एप्पलवाइट की भूमिका निभाई। उन्होंने ग्लोरी रोड में हैरी फ्लोरनोई का किरदार निभाया, जो टेक्सास वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का एक एथलीट था, जब 5 शुरुआती अश्वेत खिलाड़ियों ने केंटकी को हराकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने 2007 की फिल्म इन द वैली ऑफ एलाह में अभिनय किया। 2008 में उन्होंने टीवी सीरीज द गेम में टिया मूवरी के साथ उनके प्रेमी जेरोम की भूमिका निभाई। 2009 में वो फॉक्स की टीवी सीरीज डॉल हाउस में दिखाई दिए। ब्रूक्स ने एचबीओ की ट्रू ब्लड के दूसरे सीजन में बेनेडिक्ट एक्स टेली की भूमिका निभाई। जनवरी 2010 से वो अब बंद हो चुकी एबीसी सीरीज द डीप एंड में वकील मैल्कम बेनेट के रूप में दिखाई दिए। वो हाल ही में स्टेट फार्म इंश्योरेंस के एक टेलीविजन विज्ञापन में पूर्व द गेम की सह कलाकार गैब्रियल डेनिस के साथ नए बॉयफ्रेंड की भूमिका निभा रहे हैं। ब्रूक्स एबीसी के डॉक्यूमेंट्री शैली के ड्रामा कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला माई जनरेशन में दिखाई दिए, जिसका प्रीमियर 2010 के पतझड़ में हुआ था। ये शो केवल 2 एपिसोड के बाद रद्द कर दिया गया था। वो यूएसए नेटवर्क श्रृंखला नेसेसरी रफनेस के कलाकारों में शामिल थे, जिसका प्रीमियर 29 जून 2011 को हुआ था। इस शो में ब्रूक्स ने टेरेंस टीके किंग की भूमिका निभाई थी, जो न्यूयॉर्क हॉक्स के एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, जिनके गुस्से की समस्या के कारण उनकी टीम को उन्हें एक थेरेपिस्ट से मिलने के लिए कहना पड़ा था। 2013 में नेसेसरी रफनेस रद्द कर दिया गया था। ब्रूक्स ने लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट के एक एपिसोड में प्रिंस मिलर के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जो एक बास्केटबॉल सुपरस्टार थे,
जिनका बचपन में उनके कोच द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था, और जे एब्राम्स के शो एल्काट्राज में एक बम निरोधक विशेषज्ञ के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 2013 में ब्रूक्स सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए एक सार्वजनिक सेवा विज्ञापन में दिखाई दिए। तो दोस्तों इसे TCL के अंदर एक तरह से रिलीज़ किया गया था, जब इसे रिलीज़ किया गया 27 अप्रैल 2026 को, और अब इसे वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अपकमिंग जो डील चल रही है, बाकी इसे सिनेमाघरों में भी प्रेजेंट टाइम पर 8 मई को 2026 को इसे रिलीज़ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 8 मई को ये रिलीज़ हो चुकी है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। बाकी इंडिया के अंदर भी ये मल्टीपल लैंग्वेजों में देखने को मिल रही है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।